हाँ, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइजेनबर्ग्स का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बोर मॉडल के बाद ये प्रिंसिपल दिए थे, जिनका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। ये एक साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये ये प्रिंसिपल दिया था। तो इन्होंने क्या कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब कि अगर कोई भी पार्टिकल, एक ब्रॉड सेंस पे हम लोग बात करें तो कोई भी पार्टिकल अगर वो मोशन में है तो हम उसका एग्जैक्ट पोजीशन जैसे ये पार्टिकल है, ये मोशन में कर रहा है, तो इसका पोजीशन एक्स का वैल्यू और इसका पी का वैल्यू, पी मतलब मोमेंटम, दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम पी निकालेंगे तो उसका एक्स में थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा, और अगर हम एक्स निकालेंगे तो थोड़ा सा पी में गलती हो सकता है। मतलब कि परफेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ये इन्होंने एक प्रिंसिपल दिया था। इसका प्रूफ कैसे होता था, इसका एक फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए पहले कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। डेल्टा एक्स क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी हो जाता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है, सर्टेन क्या होता है, जो फिक्स हो, जो सच हो, जो कि जिसको कैलकुलेट किया जा सके, और अनसर्टेन मतलब जिसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा, जो पूरी तरह से सच नहीं है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गया डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो गया डेल्टा पी। इन दोनों का प्रोडक्ट ये ग्रेटर देन या इक्वल टू h बाई 4 पाई। एच का वैल्यू तो पता है, एच का वैल्यू हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। लाइट का एनर्जी निकालने में हमने एच का वैल्यू पढ़ा था 6.6 इंटू 10⁻³ kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हो गया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी इक्वेशन, इसको कहते हैं। यही वो इक्वेशन था। अब इसको हम समझते हैं पहले कि इसका क्या मतलब होता है। तो समझिए, चलिए सबसे पहले हम एक वेव लेते हैं। चलिए, एक वेव है, इसका वेवलेंथ है लेमदा, ठीक है। ये एक लाइन पे ट्रेवल कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि वेव का लेमदा अगर इसका वेवलेंथ है तो एक वेव का मोमेंटम होता है। हमने क्या पढ़ा था, hc बाई लेमडा में हमने पढ़ा था ना, hc बाई लेमडा अगर एनर्जी है तो हमने वहाँ पे वेव का इक्वेशन भी पढ़ा था कि वेव का मोमेंटम क्या होता है, h बाई लेमडा हो जाता है p, और h बाई लेमडा हो जाता है p, यानी कि मोमेंटम का वैल्यू क्या था, h बाई लेमडा। तो मोमेंटम हम लोग निकालेंगे तो एक पूरे वेव के लिए निकालना पड़ता है कि अगर हम इसका मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो ये पूरा वेव का मोमेंटम होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो अब चलिए, आपने वेव का मोमेंटम निकाल लिया, हमने पी परफेक्टली निकाल लिया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं हुआ। लेकिन अब एक आप खुद सोचिए कि अब इसका पोजीशन आप क्या लिखिएगा। पोजीशन तो वेव यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है, देख लीजिए वेव कहाँ है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक ख़त्म हो रहा है। तो इसका पोजीशन आप बता सकते हैं किसी भी चीज़ का। और हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर में, कि हर पार्टिकल वेव फॉर्म में भी होता है और पार्टिकल फॉर्म में भी होता है। तो हम लोग वेव पार्टिकल दोनों को कंसिडर यहाँ कर रहे हैं। तो कोई भी पार्टिकल अगर मोशन में है तो उसका कुछ ना कुछ वेव नेचर होगा ही। तो चलिए, उसी वेव को हम कंसिडर कर रहे हैं, जो वेव नेचर है उसी को कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने परफेक्टली यहाँ पे मोमेंटम निकाल लिया, लेकिन x का वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि x अब इतना लंबा है, इसमें हम कहाँ पे आप x लीजिएगा तो कुछ तो एरर आएगा ना। आप चलिए यहाँ पे x लीजिए, कहीं भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे है, लेकिन एरर तो आएगा, कुछ तो गड़बड़ होगा ना। तो वही एरर को कहते हैं अनसर्टेनिटी, कि हम लोग अगर p परफेक्टली निकाल लिए तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगा। और अगर हम लोग पोजीशन का एग्जांपल देखते हैं कि पोजीशन अगर कैसे निकाल सकते हैं, तो वहाँ पे मोमेंटम क्यों नहीं निकल जाएगा। तो पोजीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वेव को बहुत छोटा करना पड़ेगा, मतलब ये वेवलेंथ को एकदम इतना छोटा कर दे कि दोनों एंड इसका बहुत नज़दीक आ जाए। तो इसको ऐसा करने का एक तरीका होता है कि बहुत सारा वेव को मिला देते हैं। एक छोटा सा ऐसे वेव है, फिर इससे थोड़ा सा बड़ा वेवलेंथ का वेव है, फिर उससे भी बड़ा वेवलेंथ का वेव है, और ऐसे ऐसे करके ये बहुत सारा अराउंड 10-12 वेव्स को अगर हम ऐसे ऐसे करके मिला देते हैं तो इन सब के इंटरफेरेंस से एक बहुत ही छोटा वेवलेंथ का वेव कहीं कहीं बन जाता है। तो चलिए नेग्लिजिबल मान लेते हैं कि एकदम एग्जैक्ट पोजीशन वो है, क्योंकि ऐसे ही वेवलेंथ 10⁻⁹ और 10 के ऑर्डर का होता है। तो इसको हम मान सकते हैं कि दोनों एक ही पॉइंट पे लगभग लाई कर रहा है। लेकिन अब अगर हम इसका पोजीशन निकालिए, इसका पोजीशन क्या निकालिए हम लोग, पोजीशन हम लोग को मतलब हम लोग किसी तरीके से इसका निकालिए रिफ्रैक्शन करके, और यहाँ पे इंटरफेरेंस की वजह से इसका वेवलेंथ बहुत छोटा हो गया, ये लेमदा बहुत नेग्लिजिबल टेंडिंग टू 0 है, ठीक है ना। तो हम लोग ने यहाँ पे इसका पोजीशन निकाल लिया परफेक्टली। लेकिन अब आप एक बात खुद सोचिए, यहाँ पे 5 वेव था, मतलब एक यहाँ पे मैंने एग्जांपल, यहाँ 5 वेव है, तो 5 वेव में से आप मोमेंटम किसका लीजिएगा, मोमेंटम तो किसी एक का लेना पड़ेगा ना। आप इस वेव का तो मोमेंटम ले नहीं सकते क्योंकि इसका तो लेमदा ही 0 है, और ये कोई वेव नहीं है, ये सिर्फ इंटरफेरेंस के वजह से बना है। तो मोमेंटम आप इसका लीजिएगा तो थोड़ा सा एरर आएगा, इसका लीजिएगा फिर भी एरर आएगा, इसका लीजिएगा फिर भी कुछ एरर आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हमने किसी भी तरीके से पोजीशन निकाल लिया तो ये मोमेंटम नहीं निकाल सकते हैं।
मोमेंटम इसका अनसर्टेन हो जाएगा, मोमेंटम हम लोग पता नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा मोमेंटम में। तो यहाँ पे हम लोग पी नहीं निकाल पाए। तो एक जगह हमने देखा कि अगर हमने मोमेंटम निकाल लिया तो पोजीशन नहीं निकाल पा रहे, पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ रहा है। और अगर हमने पोजीशन निकाल लिया, इसका पोजीशन हमने बहुत छोटा करके कैलकुलेट कर लिया, तो इसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ रहा है, मोमेंटम हम लोग करेक्टली निकाल नहीं पा रहे हैं। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, और ये बहुत ही एक थ्रोबैक था जिसके वजह से आगे चल के जो बोर का मॉडल था वो गलत हो गया। इसी एक्सपेरिमेंट को या फिर इसी थ्योरी को वो प्रूफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने पार्टिकल को कंसीडर करके, इससे पहले तो पार्टिकल का ही मतलब कोई भी पार्टिकल को वेव फॉर्म में हम लोग नहीं जानते थे, सिर्फ जानते थे कि वो पार्टिकल है। लेकिन जैसे ही ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आया, डी ब्रॉगली ने जब ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर दिया का कॉन्सेप्ट दिया, तो उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि हर मैटर का, हर पार्टिकल का एक वेव नेचर होता है जब वो मोशन में होता है। ठीक है, तो उसके बाद ही आगे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि बोर का मॉडल इनके वजह से और डी ब्रॉगली की वजह से कैसे वो फेल कर गया कुछ एक्सप्लेन करने में। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है समझना कि आपको एक, चलिए एग्जांपल लेके मैं समझा देता हूँ, एक डे टू डे एग्जांपल। कि सपोज़ एक बॉल है, एक इजी एग्जांपल, इसको आप किसी भी प्रूफ या फिर थ्योरी की तरह मत देखिएगा, एक बस एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ। एक बॉल को अगर मैंने यहाँ से सपोज़ 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक दिया, यहाँ पे एक 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है, तो बॉल जब यहाँ पे था, तो यहाँ पे जब बॉल था तो इसके यहाँ से जो लाइट निकल रहा था वो हमारे आँख तक पहुँचने में कुछ टाइम लग रहा था, सपोज़ 10⁻⁻6 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से निकलने में उसको इतना टाइम लग रहा है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इतना टाइम में वो लाइट आपके आँख तक पहुँच गया। तो इतना टाइम में मानते हैं कि ये बहुत मिनिमम डिस्टेंस, सपोज़ इससे अगर मल्टीप्लाई कर दे 20 × 10⁻⁻6 तो ज़्यादा नहीं होगा, 2 × 10⁻⁻5 मीटर, बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टेंस है हमारे आँखों को देखने के लिए। बट ये एक सफिशिएंट डिस्टेंस है, अगर सब एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो एक सफिशिएंट डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस तो ये कवर कर गया ना। तो जब आपने आपने उस बॉल को देखा तो वो बॉल एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं था, इतना डिस्टेंस आगे पहुँच चुका था, यहाँ से इतना डिस्टेंस वो आगे पहुँच चुका था बॉल जब आपने उसको देखा। तो क्या था, ये एक एग्जाम्पल हो गया अनसर्टेनिटी का, कि आप जो देख रहे हैं उसका एग्जैक्ट पोजीशन आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो लाइट जो वहाँ से निकला है, जो रे निकला है, जिसके वजह से आप उसको देख पा रहे हैं, वो आपके आँख तक पहुँचने में भी टाइम लगता है। तो एक सब एटॉमिक लेवल पे क्लियरली ऐसा नहीं होता है, बट जनरली वहाँ पे आप ऐसा ही समझ सकते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू कि ऐसा ही कुछ फिनोमेना है जो वहाँ पे हो रहा होगा, जिसके वजह से, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको समझाया भी है। ये अगर बहुत टफ लग रहा है इसलिए मैंने आपको एक ईजी एग्जांपल लेके समझाया कि अगर ये आपको समझने में रिफ्रैक्शन या फिर इंटरफेरेंस, जो ये पैटर्न यहाँ पे बना, इंटरफेरेंस के वजह से जो वेव बना है, ये समझने में अगर आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप एक सिंपल एग्जाम्पल, जो ये सिंपल एग्जाम्पल है, इससे आप समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने, जो हाइजेनबर्ग था, उन्होंने समझाया था कि किसी भी चीज़ का, कोई भी पार्टिकल का हम लोग एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम हम लोग नहीं निकाल सकते हैं एक टाइम पे, साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते, अलग अलग निकाल सकते हैं, अलग अलग हम उसका मोमेंटम भी निकाल सकते हैं और अलग अलग उसका क्या बोल सकते हैं, पोजीशन भी निकाल सकते हैं, बट एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। तो ये था हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बोर मॉडल का जो भी ड्रॉबैक्स था, उसके जिस वजह से उसको अडॉप्ट नहीं किया गया आगे, कि उसको हटा दिया गया, वो हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा, और हम लोग जैसे ही लाइव क्लास हम लोग का सेशन स्टार्ट होगा, हम लोग सारा डाउट क्लियर कर देंगे।